अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है मुजाहिद हसनैन और आप देख रहे हैं स्टार्टिंग आउट विद प्रोग्रामिंग। इस लेक्चर के अंदर हम DSSCS का एक पास्ट पेपर डिस्कस करेंगे। अब इसमें सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है टाइम कम्प्लेक्सिटी का। अब टाइम कम्प्लेक्सिटी के अंदर उसने हमें एक मिक्स्ड लूप दिया हुआ है। मिक्स्ड लूप से मुराद उसकी ये है कि हमारे पास एक नेस्टेड लूप है। अब नेस्टेड लूप में उसमें हमें उसने ये ऑलरेडी बता दिया कि हमारा जो आउटर लूप है ये n टाइम्स चलेगा और जो इनर लूप है हमारा ये log ऑफ n टाइम्स चलेगा। अब ये वैसे हम खुद भी फाइंड कर सकते थे। तो सबसे पहले तो ये कि हम देखेंगे कि आउटर लूप ने चलना कहाँ से कहाँ तक है। उसने 0 से लेकर i लेस देन n तक जो है ना वो जाना है। तो अगर कोई चीज़ 0 से लेकर i लेस देन n यानी n माइनस 1 तक जा रही है तो इट मीन्स कि वो n टाइम चलेगी। देन उसके बाद हम ये देखेंगे कि उसके अंदर इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट कितना हो रहा है। तो हर दफ़ा इसके अंदर जो है ना वो +1 का इंक्रीमेंट हो रहा है। तो अब क्योंकि हमारे पास ये इंक्रीमेंटल लूप है, तो अगर हमारे पास ये इंक्रीमेंटल लूप होगा तो जितनी दफा लूप ने चलना है और साथ में जितनी दफा उसके अंदर इंक्रीमेंट हो रहा है उससे हम इसको डिवाइड करेंगे। तो n डिवाइडेड बाय 1 हमारे पास क्या आ जाएगा, n ही आ जाएगा। तो हमारे पास आउटर लूप ने कितने टाइम्स चलना है, n टाइम्स चलना है। तो अब हम लिखते हैं इसका स्टेप काउंट। अब सबसे पहले हमारे पास ये जो इनिशियलाइजेशन वाला पार्ट है जिसमें हम i इज इक्वल टू जीरो या j इज इक्वल टू जीरो वाला ये जो पार्ट होता है, इसने हमेशा सिर्फ एक ही दफा एग्जीक्यूट होना होता है। देन उसके बाद ये जो कंडीशन वाला पार्ट है, इसने हमारा एक तो जितनी दफा लूप चलेगा उतनी दफा तो हमारी कंडीशन ट्रू होगी और साथ में लास्ट टाइम जब कंडीशन फॉल्स होगी तो एक उसके लिए भी हम काउंट कर लेंगे। देन उसके बाद हमारा ये जो i प्लस प्लस है ये भी जितनी दफा लूप ने चलना है उतनी दफा इंक्रीमेंट होगा तो इसके लिए भी हमारे पास क्या आ जाएगा, n आ जाएगा। अब ये जो लूप के अंदर जितनी भी स्टेटमेंट्स होंगी ना उन सब के लिए हमारे पास जो है ना हम जो उसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी है वो और साथ में ये जो आउटर लूप की टाइम कम्प्लेक्सिटी है हम उसके साथ उसको मल्टीप्लाई करवाएंगे। तो अगर यहाँ पे हमारे पास सपोज करें ना ये लूप ना होता, सिर्फ ये एक सी आउट की स्टेटमेंट होती तो सिंगल सी आउट की स्टेटमेंट की टाइम कम्प्लेक्सिटी क्या होती है, 1। साथ में हमारे पास लूप की टाइम कम्प्लेक्सिटी मल्टीप्लाई बाय n हो जानी थी। अब क्योंकि अंदर जो है वो एक फॉर का लूप आ गया तो हमारे पास जो है ना आएगा साथ में प्लस n और फिर ब्रैकेट्स के अंदर जो इस फॉर के लूप की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है हम वो कैलकुलेट कर लेंगे। अब जो फॉर का लूप है उसने 1 से शुरू होना है और 1 से शुरू होकर उसने j लेस देन n तक जाना है। तो हमारे पास अगर ये 1 से शुरू हो और n माइनस 1 तक जाए तो लूप ने हमारे पास जो है वो तकरीबन कितने टाइम्स चलना है, n टाइम्स ही चलना है। -1 का इतना खास कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हमारे पास लूप ने कितनी दफा चलना है, n टाइम्स ही चलना है। अब यहाँ पे इस लूप को जो है ना वो 0 से अगर शुरू करता ना तो फिर ये इस लूप ने जो है ना वो फॉरएवर चलना था। तो एक छोटी सी जो है ना हमारे पास यहाँ पे चेन जो है ना इस लूप को जो है वो इनफाइनाइट बना सकती थी। अब वो कैसे इनफाइनाइट बनाएगी, अगर यहाँ पे j की वैल्यू 0 होती तो अपडेशन वाले पार्ट में आप देखो तो क्या हो रहा है कि हर दफा j जो है वो 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो 2 से मल्टीप्लाई होने की वजह से क्या होना था, 0 मल्टीप्लाई बाय 2 क्या हो जाना था, 0। तो j की वैल्यू हमेशा 0 ही रहनी थी तो इस लूप ने जो है ना वो इनफाइनाइटली चलना था। तो यहाँ पे जो इनिशियलाइजेशन की वैल्यू है ये इसके ऊपर भी आपने जो है ना थोड़ा सा गौर करना है। तो हमारे पास जो है ना ये वाला लूप भी जो है वो n टाइम्स चलेगा, लेकिन साथ में अपडेशन वाले पार्ट में अगर हम देखें तो हर दफा j जो है वो 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है। अब क्योंकि मल्टीप्लीकेशनल लूप है तो जितनी दफा लूप ने चलना है हम उसके साथ क्या लगा देंगे, log लगा देंगे। और log की बेस क्या होगी, जितने जिस वैल्यू के साथ हम j को मल्टीप्लाई करवा रहे हैं वो उसकी बेस होगी, तो बेस 2 बन जाएगी। अब इनर लूप ने हमारे पास कितने टाइम्स चलना है, log ऑफ n टाइम्स चलना है। अब अगर इसने log ऑफ n टाइम्स चलना है तो इसकी ये जो हमारे पास इनिशियलाइजेशन वाली स्टेटमेंट है ये सिर्फ एक दफा ही एग्जीक्यूट होगी और फिर साथ में हमारे पास क्या आ जाएगा, प्लस ये जो कंडीशन वाला पार्ट है। कंडीशन क्योंकि लूप ने हमारे पास कितने दफा चलना है, log ऑफ n टाइम्स, और साथ में जब एक दफा कंडीशन इसकी फॉल्स होगी फिर उसके बाद हमारे पास आ जाएगा प्लस ये जो अपडेशन वाला पार्ट है ये भी कितने दफा चलेगा, जितनी दफा लूप ने चलना है, यानी log ऑफ n बेस 2। और फिर इसके अंदर ये जो एक इसकी स्टेटमेंट है, इस स्टेटमेंट ने भी उतनी दफा ही एग्जीक्यूट होना है जितनी दफा लूप ने चलना है। तो उसके लिए भी क्या आ जाएगा, प्लस log ऑफ n। अब इस n को हम अंदर मल्टीप्लाई करवा देंगे। अब जब इसको हम अंदर मल्टीप्लाई करवाएंगे तो बाहर वाली ये जो वैल्यूज है इनको साथ में प्लस भी कर लेते हैं, 2n प्लस 2 प्लस n प्लस n डॉट log ऑफ n प्लस n प्लस n डॉट log ऑफ n प्लस n डॉट log ऑफ n। तो हमारे पास
यहाँ पे log ऑफ n की 3 वैल्यूज आ रही हैं, तो हमारे पास आ जाएगा 3n log ऑफ n प्लस 4n प्लस 2। अब इसमें हमारे पास जो डोमिनेटिंग फैक्टर है वो क्या है, log ऑफ n, n log ऑफ n है। तो g ऑफ n हमारी जो डोमिनेटिंग टर्म होती है वो क्या है, n log n है, क्योंकि ये वाली जो टर्म है ये सबसे हाई कंट्रीब्यूशन कर रही है इस इक्वेशन के अंदर। तो हमारी जो टाइम कम्प्लेक्सिटी है वो क्या आ जाएगी, बिग ऑफ n डॉट log ऑफ n बेस 2। अब बेशक आप इसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी जो है ना वो डायरेक्टली लिख दो, तो क्वेश्चन के मार्क्स कितने हैं, 6 मार्क्स हैं या 5 कह लो आप। तो अगर 5 या 6 नंबर का क्वेश्चन है तो मेरे ख्याल से ये डायरेक्टली टाइम कम्प्लेक्सिटी लिख के देना कोई अच्छी बात नहीं होगी। लिहाजा आप स्टेप काउंट जो है ना वो भी लिख के दें, ताकि एग्जामिनर को पता हो आपने कुछ किया है। और जब हो सकता है अक्सरियत स्टूडेंट्स ने स्टेप काउंट निकाला हो और आपने ना निकाला हो, आपने डायरेक्टली लिखा हो, तो चेक करने वाले को यही लगेगा कि आपने कहीं से देख के लिख लिया, तो हो सकता है वो आपको मार्क्स इसके कम देके डायरेक्टली आंसर लिखा है, स्टेप काउंट नहीं इसने किया। तो स्टेप काउंट भी कोई मुश्किल नहीं है, तो कोशिश करें कि लाजमी लिखें इसको। फिर उसके बाद हमारे पास एक क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन है हमारे पास एक क्यू का, और क्यू के अंदर हमने क्या बनाना है, हमने डी क्यू का फंक्शन बनाना है। और डी क्यू के फंक्शन जो है ना क्यू के अंदर, उसमें क्या होता है कि हमारी जो क्यू होगी ना उसमें जो सबसे फ्रंट के ऊपर वैल्यू होती है हम उसको क्यू में से डिलीट करवाते हैं, और डिलीट करवा के उसको प्रिंट या रिटर्न करवाते हैं। तो अब यहाँ पे इसकी जो इम्प्लीमेंटेशन है, यहाँ पे वो बता रहा है कि हमारे पास एक अरे है जिसका साइज है 100, तो हम क्यू की इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हैं यूजिंग अरे। और इसमें हमारे पास जो है ना दो वेरिएबल्स हैं, एक फ्रंट और दूसरा रियर। अब सपोज करें हमारे पास ये एक अरे है जो कि हमारी क्यू की अरे होगी। अब सब सपोज करें कि हमारे पास जो क्यू के अंदर एलिमेंट्स है वो ये वाले हैं, तो हमारा जो रियर है वो सबसे लास्ट एलिमेंट के ऊपर होगा, और जो हमारा फ्रंट है वो सबसे फर्स्ट एलिमेंट के ऊपर होगा। तो अगर हमने डी क्यू करवाना है ना, तो डी क्यू करवाने का मतलब है कि हमने इस वन को क्या करना है, डिलीट करवाना है। अब वन को अगर हम डिलीट करवाएंगे तो जाहिर बात है फिर हमारा जो फ्रंट के ऊपर एलिमेंट है वो ये वाला हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, हम फ्रंट को के अंदर इंक्रीमेंट करके उसको उससे नेक्स्ट इंडेक्स के ऊपर भेज देंगे। तो डी क्यू के अंदर हमने सिंपल बेसिक यही काम करना है कि जो फ्रंट के ऊपर वैल्यू है उसको हम यहाँ तो प्रिंट करवाएंगे, या फिर उसको बीच में से रिमूव करवा के रिटर्न करवाएंगे, और फ्रंट को हम एक स्टेप आगे भेज देंगे। अब यहाँ पे हमारे पास आगे इसकी ना दो और चीजें आएंगी। अगर तो हमारे पास ये क्यू जो है ना इसकी इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हैं हम सर्कुलर वे के अंदर, तो सर्कुलर वे के अंदर अगर हम इसकी इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हैं तो फिर इसके अंदर हम इंक्रीमेंट करने के बाद इसका हम साथ में जो है ना वो अरे के साइज यानी 100 के साथ मॉडुलस भी ले लेंगे, कि अगर हमारी अरे का जो इंडेक्स हमने अपडेट किया, सॉरी फ्रंट का, तो वो फ्रंट का जो इंडेक्स है अगर वो 99 से ऊपर जाके यानी अरे के साइज के इक्वल हुआ है ना, तो वो वापस से 0 पे चला जाएगा। तो ये सर्कुलर की इम्प्लीमेंटेशन हो जाएगी। और अगर ये सर्कुलर की इम्प्लीमेंटेशन नहीं होगी ना, तो फिर जो हमारे पास दूसरा केस है वो ये बनेगा कि अगर फ्रंट और रियर जो है ना वो दोनों इक्वल हो जाते हैं, यानी हमारा जो फ्रंट है वो रियर के इक्वल था जब हमने वैल्यू को रिमूव किया, तो जाहिर सी बात है जब हम फिर फ्रंट में इंक्रीमेंट करेंगे तो फ्रंट वाले इंडेक्स की वैल्यू जो है वो रियर से ग्रेटर हो जाएगी। तो जैसे ही हमारे पास सिचुएशन ये आ जाएगी कि फ्रंट जो है वो ग्रेटर हो जाए रियर से, तो हम दोनों में क्या करें, -1 स्टोर कर दे, जो कि हमारे पास क्या है, डिफॉल्ट इंप्लीमेंटेशन है। और डिफॉल्ट इंप्लीमेंटेशन क्या हमारे पास जो है ना वो इंडिकेट करती है कि हमारी जो क्यू है वो एम्प्टी है। तो एक सिचुएशन सेम है कि हमने फ्रंट से वैल्यू को रिमूव करना है, और रिमूव करके या तो उसको रिटर्न करवाएंगे या प्रिंट करवाएंगे, एक काम। दूसरा ये कि हमने फ्रंट के अंदर इंक्रीमेंट करना है। अब इंक्रीमेंट करने के बाद हमारे पास दो सिचुएशंस हो सकती हैं। अगर सर्कुलर अरे है तो हम उसका मॉडुलस लेंगे, और अगर सर्कुलर नहीं है तो देन हम ये चेक करेंगे कि अगर फ्रंट जो है ना वो ग्रेटर देन है रियर। तो अगर ये सिचुएशन हो जाती है तो हम दोनों के अंदर -1 स्टोर करवा देंगे, क्योंकि फ्रंट और रियर के अंदर क्या होते हैं, इंडेक्सेस होते हैं। और अगर फ्रंट और रियर के अंदर -1 होगा तो ये इस चीज की इंडिकेशन है कि हमारी जो क्यू है वो एम्प्टी हो चुकी है। अब इसका जो मिसिंग पार्ट है सबसे पहले हम ये देखेंगे। अब इसके मिसिंग पार्ट में उसने ना सबसे पहले एक इफ की कंडीशन लगाई हुई है। अब यहाँ पे ना उसने ना हमारे पास इसकी रिटर्न टाइप जो है ना वो वॉइड रखी हुई है। तो अगर आप यहाँ पे इसकी रिटर्न टाइप इंटीजर रखते हो ना डी क्यू की, जो कि मोस्टली हम रखते हैं मोस्ट ऑफ द केसेस के अंदर, तो अगर आप इसकी रिटर्न टाइप जो है वो इंटीजर रखोगे तो देन आपको वो जो डी क्यू वाली वैल्यू होगी वो रिटर्न करवानी पड़ेगी, और मोस्टली यही होता है। लेकिन अगर यहाँ पे रिटर्न टाइप वॉइड होगी तो देन आप वो वैल्यू रिटर्न नहीं करवाओगे, आप इसी फंक्शन के अंदर उसको बस सी आउट से प्रिंट करवा दोगे। तो अब यहाँ पे सबसे पहले तो ये कि अगर फ्रंट जो है वो -1 है
और यहाँ फिर जो है ना वो फ्रंट ग्रेटर देन रियर है। तो ये दोनों सिचुएशंस किस चीज को इंडिकेट करती हैं कि हमारी जो क्यू है वो एम्प्टी है। तो अगर तो आपने रिटर्न टाइप वॉइड रखी है तो देन आप यहाँ पे सिंपली करोगे सी आउट क्यू इज एम्प्टी। और अगर आपकी रिटर्न टाइप इंटीजर है, हो सकता है ना वो पेपर के अंदर चेंज करके दे दे, रिटर्न टाइप इंटीजर दे दे यहाँ पे, तो देन आपने क्या करना है, आपने एक स्ट्रिंग का वेरिएबल लेना है। आप क्या करोगे, आप लिखोगे स्ट्रिंग एरर, एरर इज इक्वल टू क्यू इज एम्प्टी। अब जो काम हम सी आउट कर रहे थे वो हमने क्या किया, उसका एक वेरिएबल ले लिया और इस वेरिएबल को क्या हम कर देंगे, थ्रो कर देंगे, थ्रो एरर। यानी अब ये जो हमारा डी क्यू वाला फंक्शन है, हमने जहां पे भी कॉल करना है तो हमने इसको ट्राई और कैच वाले ब्लॉक के साथ कॉल करना है, ताकि जो भी एरर थ्रो होगा हम वो कैच करके प्रिंट करवा सके। और फिर ये जो हमारा इफ के बाद वाला पार्ट होगा, अब इफ के बाद वाला हमारा जो पार्ट है वो होगा एल्स वाला पार्ट। अब एल्स वाले पार्ट के अंदर हमने क्या करना है, सबसे पहले तो जो फ्रंट वाले इंडेक्स के ऊपर वैल्यू है उसको हमने प्रिंट करवाना है या रिमूव करवाना है। तो एल्स वाला पार्ट जो है ना मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। अब एल्स वाला पार्ट, अगर हमारी जो रिटर्न टाइप है ना वो वॉइड है, अगर तो वो वॉइड है तो हम क्या करेंगे, हम करेंगे सी आउट, और सी आउट के बाद हम क्या कर देंगे, अरे ऑफ फ्रंट। जो फ्रंट के ऊपर वैल्यू है हम क्या करेंगे, उसको प्रिंट करवा देंगे। और प्रिंट करवाने के बाद हम क्या करेंगे कि हम फ्रंट के अंदर इंक्रीमेंट भी कर देंगे, फ्रंट प्लस प्लस। तो फ्रंट वाला जो इंडेक्स है वो एक स्टेप आगे चला गया, यानी फ्रंट वाला जो वेरिएबल है अगर वो पहले 0 को पॉइंट कर रहा था तो अब वो कहां पे चला जाएगा, 1 के ऊपर चला जाएगा। अब इतना काम जो है ना, ये कोई भी अगर हमारे पास है ना सर्कुलर है या दूसरी है तो दोनों के अंदर ये लाजमी होगा। अब इंक्रीमेंट करने के बाद हमने, अगर तो हमारी जो है ना वो सर्कुलर अरे है तो हम क्या करेंगे, फ्रंट मॉडुलस इक्वल्स 100। तो हम क्या करेंगे कि फ्रंट वाले वेरिएबल का जो है ना वो मॉडुलस ले लेंगे 100 के साथ। 100 क्या है, हमारी अरे का साइज है। तो ये हमारे पास बनता है सर्कुलर के केस के अंदर। अगर हमारी सर्कुलर नहीं है, सिंपल क्यू है, तो देन हमने क्या करना है कि हमने कंडीशन चेक करनी है, इफ फ्रंट इज ग्रेटर देन रियर। अगर हमारा जो फ्रंट है वो रियर से ग्रेटर हो गया तो हम क्या कर देंगे, फ्रंट और रियर दोनों के अंदर जो है वो -1 स्टोर करवा देंगे। तो उससे हमें ये इंडिकेशन मिल जाएगी कि जो हमारा क्यू है वो एम्प्टी हो चुकी है। और साथ में हम जो है ना वो इस एल्स वाले पार्ट को क्लोज कर देंगे। अब अगर हमारे पास जो है ना वो इम्प्लीमेंटेशन है विद इंटीजर रिटर्न टाइप, देन हमने क्या करना है, देन एल्स वाले पार्ट के अंदर हम ये करेंगे कि सबसे पहले हम जो है ना, अब ये एल्स वाला पार्ट जो है ना ये मैं लिख रहा हूँ, एल्स वाले पार्ट के अंदर हम जो है ना एक इंटीजर का वेरिएबल लेंगे इंट वैल्यू, और वैल्यू के अंदर हम जो हमारा वो फ्रंट के ऊपर जो वैल्यू पड़ी हुई है हम वो स्टोर करवा लेंगे, अरे ऑफ फ्रंट। और फिर फ्रंट की वैल्यू सेव करने के बाद हम फ्रंट के अंदर क्या कर देंगे, इंक्रीमेंट कर देंगे। अब इंक्रीमेंट करने के बाद अगेन हमने क्या देखना है कि अगर हमारी सर्कुलर अरे है तो हम क्या करेंगे, फ्रंट मॉडुलस इक्वल्स 100। और अगर हमारी सर्कुलर अरे नहीं है तो देन हम क्या करेंगे, हम एक इफ की कंडीशन लगाएंगे, इफ फ्रंट इज ग्रेटर देन रियर। अगर हमारे पास ये कंडीशन ट्रू होगी तो हम फ्रंट इज इक्वल टू रियर एंड रियर इज इक्वल टू -1, दोनों में -1 स्टोर करवा देंगे। और साथ में ये जो हमने एंड पे सबसे फिर हम क्या करेंगे, ये जो वैल्यू हमने सेव किया इसको हम रिटर्न करवा देंगे, रिटर्न वैल्यू। क्योंकि हमारे उस केस में फंक्शन की रिटर्न टाइप क्या है, इंटीजर, तो हमने वहां से कोई मस्ट कोई वैल्यू जो है वो रिटर्न करवानी है। तो जो फ्रंट इंडेक्स से हमने वैल्यू रिमूव की होगी हम वो रिटर्न करवा देंगे। आई होप सो इसके सारी सिचुएशंस जो है ना वो मैंने यहाँ पे कवर की हैं। इवन सोल्यूशन के अंदर मैंने सारी कवर नहीं की, लेकिन यहाँ पे मैंने सारी कवर की हैं कि अगर रिटर्न टाइप वॉइड होगी देन क्या करना है, अगर रिटर्न टाइप इंटीजर है देन आपने क्या करना है, अगर हमारी सर्कुलर अरे होगी तो देन आपने क्या करना है, और अगर सर्कुलर नहीं है तो उस केस में क्या करना है। आई होप सो आपको अच्छे से ये समझ आ गया होगा। अब इससे नेक्स्ट क्वेश्चन है जो हमारे पास, उसमें वो बोल रहा है कि हमारे पास जो है ना एक सिस्टम है जिसमें हम एक लार्ज नंबर ऑफ कीज जो है वो स्टोर करते हैं एक हैश टेबल के अंदर। और उसमें वो हमारे पास वो बोल रहा है कि हमारे पास जो लोड फैक्टर है ना वो बहुत हाई है, यानी 90% जो है ना वो हमारे पास लोड आ जाता है। यानी जो सिस्टम की जितने भी रिसोर्सेज हैं वो 90% जो है ना वो मोस्टली यूटिलाइज होते हैं। तो अब वो बोल रहा है कि हमारा गोल है कि हमने मेमोरी की जो यूटिलाइजेशन है ये इंक्रीज करनी है।
तो हमारे पास एक रिक्वायरमेंट ये आ गई कि हमने मेमोरी की यूटिलाइजेशन इंक्रीज करनी है। दूसरा हमारे पास जो है ना जो उसकी रिक्वायरमेंट है, अच्छा उसके बाद वो बोल रहा है कि सिस्टम में ना हम अमूमन डिलीशन बहुत ज्यादा करवाते हैं। अब ये रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन अब वो जो आगे वो बोल रहा है कि इवेल्युएट विच कोलिजन रेजोल्यूशन शुड बी बेटर, कि इनमें से कौन सा जो है ना वो रेजोल्यूशन जो है ना वो बेटर होगा। अच्छा एक तो इसकी रिक्वायरमेंट है मेमोरी वाली, दूसरी इसकी रिक्वायरमेंट है कि हाई लोड होना चाहिए हमारे पास, हाई परफॉर्मेंस आप इसको आप बोल लो कि हमारे पास जो परफॉर्मेंस है ना वो हाई होनी चाहिए। यानी 90% अगर लोड फैक्टर जा रहा है तो जाहिर सी बात है कि अगर सारे रिसोर्सेज जो है वो 90% यूटिलाइज हो रहे हैं और परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है तो हमारा सिस्टम जो है वो क्रैश कर सकता है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन के अंदर हमें दो रिक्वायरमेंट दी गई है, एक तो मेमोरी यूटिलाइजेशन, कि मेमोरी यूटिलाइजेशन जो है वो हमने इंक्रीज करनी है। दूसरा ये है कि हमारे पास जो है ना वो परफॉर्मेंस हाई होनी चाहिए। अब वो बोल रहा है कि क्योंकि डिलीशन इसमें भी काफी ज्यादा होगी, और फिर वो बोल रहा है कि हमारे पास अब हम जो है ना वो कौन सी जो है ना वो कोलिजन की स्ट्रेटेजी जो है ना वो यूज करें। अब क्योंकि हम हैश टेबल यूज कर रहे हैं, तो अगर आपने हैशिंग वाला लेक्चर लिया है तो आपको पता होगा कि हमारे पास वो अरे होती है, और उस अरे के अंदर जब हम वैल्यूज को इंसर्ट कर रहे हैं तो दो वैल्यूज के लिए सेम इंडेक्स आ सकता है जिससे कोलिजन हो जाती है। तो कोलिजन को हम दो तरीकों से जो है ना वो रिजॉल्व करते हैं। वीडियो के अंदर मैंने आपको एक थर्ड वन भी बताया था जो कि मिक्स्ड होता है, लेकिन वो भी इन दोनों से ही बनता है। एक है सेपरेट चेनिंग और दूसरा है ओपन एड्रेसिंग। अब जो सेपरेट चेनिंग है, सेपरेट चेनिंग के अंदर हमारे पास क्या होता है, एक लिंक लिस्ट होती है, और जो हमारे पास ओपन एड्रेसिंग है उसमें हम क्या करते हैं, हम प्रॉबिंग करते हैं। अब प्रॉबिंग हमारे पास लीनियर प्रॉबिंग हो सकती है, हमारे पास जो है ना वो क्वाड्रेटिक प्रॉबिंग हो सकती है, या फिर हम उसके अंदर डबल हैशिंग कर सकते हैं। अब जो ओपन एड्रेसिंग है ना, इसके अंदर ये है कि अगर हमारी जो अरे का साइज है ना जो हैश टेबल के लिए यूज हो रही है, अगर वो 100 है तो वो 100 ही रहेगा हमेशा। तो हमारी जो मेमोरी यूटिलाइजेशन है उसकी रिक्वायरमेंट जो है वो ये ओपन एड्रेसिंग जो है ना उसको ये कंप्लीट कर रही है। लेकिन जो ओपन एड्रेसिंग है ना वो परफॉर्मेंस हाई नहीं देगी। अब परफॉर्मेंस हाई क्यों नहीं देगी, क्योंकि हमारे पास क्योंकि साइज फिक्स है, तो हमारे पास जो कोलिजन्स है वो इंक्रीज होंगी। जाहिर सी बात है ना कि अगर फिक्स साइज है और हमारे पास जो इंसर्शन ऑफ कीज है वो इंक्रीज हो जाए अगर, तो कोलिजन ज्यादा होंगी। कोलिजन ज्यादा होने से हमारे पास जो है ना उसके अंदर प्राइमरी क्लस्टरिंग या फिर सेकेंडरी क्लस्टरिंग जो है वो हो सकती है, और क्लस्टरिंग की वजह से हमारे पास क्या होगा, क्लस्टरिंग की वजह से हमारे पास जो परफॉर्मेंस है वो डिक्रीज हो जाएगी। तो आपने ये साथ में मेंशन करना है कि मेमोरी यूटिलाइजेशन ज्यादा होगी क्योंकि साइज फिक्स है, साइज चेंज नहीं होगा, लेकिन जो परफॉर्मेंस है वो लो होगी ड्यू टू प्राइमरी या सेकेंडरी क्लस्टरिंग। अब ये क्लस्टरिंग क्या होती है कि हमारे पास जब नंबर ऑफ कोलिजन्स इंक्रीज होती है ना, तो वैल्यूज बजाय अपने एक्चुअल इंडेक्स के ऊपर स्टोर होने के उससे नेक्स्ट इंडेक्सेस के ऊपर जाती हैं, तो फिर उन्हें ढूंढने में जो है ना वो टाइम ज्यादा लग जाता है। तो अगर हमारे पास जो है ना वो लोड फैक्टर बहुत ज्यादा है, तो लोड फैक्टर के अंदर परफॉर्मेंस बहुत मैटर करती है। तो एक जो है वो चीज को ये कंप्लीट करेगी, लेकिन दूसरी चीज को ये कंप्लीट नहीं करेगी, ओपन एड्रेसिंग। अब आते हैं हम सेपरेट चेनिंग के ऊपर। इसके अंदर हम क्या करते हैं कि हर एक इंडेक्स के ऊपर जो है ना अरे के हम एक लिंक लिस्ट लगा देते हैं। अगर एक से ज्यादा वैल्यूज के लिए सेम इंडेक्स आएगा तो हम उस इंडेक्स के ऊपर जो लिंक लिस्ट पड़ी हुई है उसके अंदर उनको रख देंगे। अब इससे ये होगा कि हमारी परफॉर्मेंस इंक्रीज हो जाएगी, यानी हमारे पास कोलिजन की वजह से जो क्लस्टरिंग है ना वो खत्म हो जाएगी। जैसे ही क्लस्टरिंग खत्म होगी तो हमारे पास परफॉर्मेंस क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी। लेकिन लिंक लिस्ट यूज करने की वजह से जो मेमोरी यूटिलाइजेशन है ये कम हो जाएगी। यानी हो सकता है कि हमारे पास एक जीरो इंडेक्स है, जीरो इंडेक्स के ऊपर जो है ना वो 10 to 15 एलिमेंट्स आ गए, वन के ऊपर भी इतने ही आ गए, और हमारे पास जो है वो अरे का साइज अब वो 100 फिक्स रहने की बजाय वो इंक्रीज हो गया, क्योंकि हर एक इंडिविजुअल इंडेक्स के ऊपर जो है ना वो मल्टीपल इंडेक्सेस आ रहे हैं, मल्टीपल वैल्यूज आ रही हैं। और मल्टीपल वैल्यूज के साथ साथ ये है कि हमें उस लिंक लिस्ट के भी जो है ना वो वेरिएबल्स की वजह से जो है ना वो डाटा इंक्रीज होगा, क्योंकि एक उसका डाटा वाला पार्ट होता है, फिर एक उसका नेक्स्ट वाला पॉइंटर होते हैं, तो वो पॉइंटर्स को जो है ना वो हैंडल करना जो है वो भी इंक्रीज हो जाएगा। एक और जो साथ में चीज है, इम्प्लीमेंटेशन। अब जो इम्प्लीमेंटेशन है ना, इम्प्लीमेंटेशन जो है वो सेपरेट चेनिंग की जो है वो इजी है बहुत ज्यादा। तो लिंक लिस्ट की जो इम्प्लीमेंटेशन है ये बहुत ज्यादा इजी है। आप एक हैश टेबल क्रिएट करोगे जिसका साइज 100 है, और हर एक जो है ना वो हैश टेबल के इंडेक्स के ऊपर, हर एक इंडेक्स के ऊपर एक लिंक लिस्ट होगी। तो बहुत इजी इम्प्लीमेंटेशन है, इजी टू अंडरस्टैंड है, और मतलब इम्प्लीमेंट करना ये इजी है। और ये जो दूसरी ओपन एड्रेसिंग है ना, अब ये इजी नहीं है। अब ये इजी क्यों नहीं है, क्योंकि सपोज करें ना कि जो प्रॉबिंग कर रहे हैं हम,
अब सपोज करें अगर हम लीनियर प्रॉबिंग भी कर रहे हैं तो हमारे पास बहुत ज्यादा वैल्यूज अगर एक जगह पे क्लस्टरिंग कर देंगी, इकट्ठी हो जाएंगी अपने गलत इंडेक्स की वजह से, यानी जो इंडेक्स आया वो उसको अलॉट नहीं हुआ, वो किसी और वैल्यू के पास चला गया, कोलिजन की वजह से वो किसी और इंडेक्स पे चली गई है। तो उस वैल्यू को फिर ढूंढेंगे हम कैसे, वो उसका ट्रैक हम कैसे रखेंगे, हम कोलेस्ड चेनिंग करेंगे या क्या काम करेंगे जिससे हमें ये पता चले कि जो हम वैल्यू ढूंढना चाह रहे हैं वो प्रोबिंग की वजह से कहीं और पे चली गई है। और फिर अगर हम किसी वैल्यू को डिलीट करना चाह रहे हैं और वो प्रोबिंग की वजह से कहीं और पे चली गई थी, तो हम उसको कैसे ढूंढेंगे, पूरी की पूरी अरे बार बार विजिट करनी पड़ेगी, चेक करनी पड़ेगी। तो ये हमारे पास जो है ना इसकी इम्प्लीमेंटेशन जो है वो कम्प्लेक्स हो जाएगी। अब यहाँ पे हमारे पास जो है ना जो दो मेरिट्स उसने हमें दिए थे कि इन दोनों को फुलफिल करना चाहिए, वो जो है ना वो दोनों में से जो है ना ये एक सेपरेट चेनिंग फुलफिल कर रहा है और दूसरा जो है ना वो ओपन एड्रेसिंग कर रहा है। लेकिन जो इम्प्लीमेंटेशन है ना वो सेपरेट चेनिंग की इजी है, तो ये दो पॉइंट्स यहाँ पे ले गई है। तो हम फिर कौन सी को चूज करेंगे, सेपरेट चेनिंग हमारे लिए प्रेफरेबल होगी। मेरे ख्याल से इसकी अच्छे से आपको समझ आ गई होगी, और अगर इसमें आप वो घुमा फिरा के भी चीज देता है तो आप कर लोगे। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें हमने इन ऑर्डर ट्रेवर्स करना है एक ट्री का। अब ये हम करते हैं, पेपर के ऊपर करते हैं। अब हमें ये ट्री दिया गया है और ट्री का हमने करना है इन ऑर्डर। अब इन ऑर्डर में हमारे पास क्या होता है, इन ऑर्डर के अंदर हमारे पास सबसे पहले लेफ्ट आता है, देन उसके बाद रूट, देन राइट। अब इन ऑर्डर के अंदर हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले एक एक करके जो एलिमेंट्स हैं उनको ऐड करेंगे, यानी सबसे पहले रूट को, देन उसके लेफ्ट को, देन उसके लेफ्ट को। जब आगे कोई भी मजीद एलिमेंट नहीं होगा ना, तो जो हमने ये जो 3 वाला जो हमने सबसे लास्ट पे ऐड किया है, हम इसको भेज देंगे आउटपुट के अंदर। और इनको हम ऐड भी किस में करेंगे, स्टैक के अंदर ऐड करेंगे। तो सबसे पहले 10 आया, देन उसके बाद 5 आया, फिर उसके बाद 3 आ गया। अब 3 से आगे कोई भी नहीं है, तो हम सिंपली 3 को कहाँ पे भेज देंगे, आउटपुट के अंदर भेज देंगे। और जिसको भी हम आउटपुट के अंदर भेजेंगे ना, साथ में उसको हम सेव भी करेंगे। सेव क्यों करेंगे, क्योंकि जिसको हम आउटपुट के अंदर भेज रहे हैं हो सकता है उसका कोई आगे जो है ना वो राइट सब ट्री हो, क्योंकि 3 के यहाँ पे आगे कोई लेफ्ट पे कुछ भी नहीं था जाने के लिए, तो हमने इसको क्या कर दिया, आउटपुट के अंदर भेज दिया। हो सकता है इसका यहाँ पे आगे कोई राइट साइड पे ट्री होता यहाँ पे, तो अगर इसके राइट साइड पे कोई वैल्यू होती तो हम क्या करते हैं कि हम इसको 3 को सेव रखते और फिर उस वैल्यू को जो है ना वो हम इस सेव्ड नोड से जो है ना हम ऐड कर लेते। तो खैर 3 जैसे ही हमारा जो है ना वो आउटपुट में चला जाएगा, तो स्टैक में जो है वो टॉप पे क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। अब 5 की जो लेफ्ट साइड है हमने क्या कर लिया, विजिट कर लिया। तो 5 को भी हम क्या करेंगे, आउटपुट के अंदर भेज देंगे। अब जैसे ही हमने 5 को आउटपुट में भेजा तो साथ में हमने उसको सेव भी कर लिया। और सेव करने के बाद हमने ये चेक किया कि क्या ये जो सेव्ड नोड है इसका राइट साइड पे कुछ है, तो इसके राइट साइड के ऊपर 7 नोड है। तो हम क्या करेंगे कि 7 को क्या कर देंगे, स्टैक के अंदर भेज देंगे। अब 7 से भी हमारे पास जो है ना वो लेफ्ट के ऊपर कुछ भी नहीं है, तो अगर 7 के लेफ्ट के ऊपर कुछ भी नहीं है तो हम क्या करेंगे, 7 को भी आउटपुट के अंदर भेज देंगे। तो यहाँ पे अब मैं आपको ये बताऊं कि जब हम ऐड करना शुरू करेंगे तो सबसे पहले रूट, देन रूट के जो लेफ्ट के ऊपर नोड है हम उसको ऐड करेंगे, फिर उसके लेफ्ट के ऊपर जो है उसको ऐड करेंगे। तो अगर हमारे पास कोई एक नोड आ जाता है जिसके लेफ्ट के ऊपर कुछ भी नहीं है, जैसे इस केस में ये 3 आया, तो हम क्या करेंगे, उसको आउटपुट के अंदर भेजेंगे। आउटपुट के अंदर भेजने के साथ साथ हम उसको सेव भी रखेंगे कि अगर उसके राइट के ऊपर कुछ है तो हम उसको क्या कर लें, आउटपुट के अंदर भेज दें। जैसे ही 3 स्टैक में से निकला तो स्टैक में टॉप पे आ गया 5। अब 5 का जो लेफ्ट वाला पार्ट है हमने विजिट कर लिया, तो हम 5 को क्या कर लेंगे, स्टैक में से निकाल के आउटपुट में भेजेंगे। और 5 को हमने सेव भी कर लिया था। तो सेव करने के बाद हमने चेक किया कि क्या इस 5 के राइट पे कुछ है, तो 5 के राइट के ऊपर 7 था तो हमने उसको स्टैक में भेज दिया। अब 7 के लेफ्ट के ऊपर भी कुछ भी नहीं था तो हमने 7 को भी क्या किया, स्टैक में भेज दिया, और साथ में 7 को हमने सेव भी किया। अब 7 के राइट पे भी कुछ भी नहीं था, तो फिर 7 से आगे कुछ भी ऐड नहीं हुआ, तो स्टैक में हमारे पास टॉप में क्या है, अब 10 है। अब 10 जो है, 10 की ये जो हमारी लेफ्ट साइड है ये हमने सारी विजिट कर ली है, सारे के सारे नोड्स क्या हुए, आउटपुट में चले गए हैं। तो हम क्या करेंगे कि इस 10 को भी क्या करेंगे, हम आउटपुट में भेज देंगे और साथ में इसको हम आर के अंदर स्टोर भी कर लेंगे। तो 10 हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्टोर भी हो जाएगा और आउटपुट में भी चला जाएगा। अब हम ये देखेंगे कि क्या 10 के राइट पे कुछ है, तो 10 के राइट पे क्या है, 15। तो हम 15 को क्या करेंगे, स्टैक के अंदर ऐड कर देंगे। और जैसे ही 15 स्टैक में ऐड होगा हम ये चेक करेंगे कि क्या 15 के लेफ्ट पे कुछ है, तो 15 के लेफ्ट पे कुछ भी नहीं है, तो हम क्या करेंगे कि हम 15 को भी आउटपुट के अंदर भेज देंगे। और आउटपुट में भेजने के साथ साथ इसको क्या करेंगे, हम सेव भी करेंगे। अब 15 को सेव किया था तो हम चेक करेंगे 15 के राइट पे कुछ है,
तो 15 के राइट पे है 18, तो 18 को भी हम क्या कर देंगे, स्टैक में भेज देंगे, और 18 के आगे लेफ्ट पे कुछ भी नहीं है तो हम इसको आउटपुट में भी भेज देंगे और इसको हम सेव भी कर लेंगे। अब 15 के राइट पे भी कुछ नहीं है तो हमारा ये जो क्वेश्चन है यहीं पे एंड हो जाएगा, क्योंकि सारे नोड्स हमने विजिट कर लिए और इसकी ये जो है वो इन ऑर्डर आउटपुट आ जाएगी। अच्छा, इसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन था उसमें उसने हमें एक ग्राफ दिया है और उस ग्राफ का उसने बोला कि आपने डीएफएस करना है। अब डीएफएस के अंदर हम क्या यूज करते हैं, हम स्टैक को यूज करते हैं। अब उसने स्टार्टिंग पॉइंट भी हमें क्या बताया हुआ था कि हमने ए से स्टार्ट लेना है। अब सबसे पहले हमारे पास स्टैक के अंदर आ जाएगा ए, और अब क्योंकि स्टैक के अंदर सबसे पहले क्या आया ए, तो ए को मैंने एक नंबर दे दिया 1 का, क्योंकि सबसे पहले आया। अब ए से आगे जितने भी कनेक्टेड नोड्स होंगे उनमें से कोई एक जो है ना वो स्टैक के अंदर आएगा, तो इस टाइम हमारे पास ए से कनेक्टेड भी एक ही है तो हम बी को जो है ना वो स्टैक के अंदर भेज देंगे। अब क्योंकि बी सेकंड नंबर पे जो है ना वो हमारे पास स्टैक में आया, तो बी को मैं नंबर दे दूंगा 2 का। देन उसके बाद बी से आगे 2 नोड्स कनेक्टेड है, तो उन दोनों में से कोई एक जो है वो स्टैक के अंदर आएगा। अब मोस्टली हम प्रेफर करते हैं कि अल्फाबेटिक ऑर्डर के अंदर जो है ना हम नोड्स को ऐड कर लें, तो सी और ई में से सी क्योंकि पहले आता है तो हम सी को ऐड कर रहे हैं। अगर आप ई पे भी जाते हो ना तो ये गलत नहीं होगा, तो हम बी से कहां पे चले गए, सी के ऊपर, और हम बी से सी पे गए तो सी को भी हमने क्या किया, स्टैक में ऐड किया, और क्योंकि इसको थर्ड नंबर पे हमने ऐड किया तो इसको मैंने नंबर दे दिया थर्ड, 3 का नंबर दे दिया। देन उसके बाद जो है ना वो सी से आगे सिर्फ एक ही नोड कनेक्टेड है एफ, तो एफ को मैंने फोर्थ पे ऐड करूंगा स्टैक के अंदर, तो उसको मैंने नंबर 4 का दिया और स्टैक में ऐड कर दिया। देन उसके बाद एफ से मैं गया ई के ऊपर, तो एफ से आगे क्योंकि एक ही कनेक्टेड है तो ई को मैंने नंबर दे दिया 5 का, क्योंकि ये 5th नंबर के ऊपर जो है वो स्टैक में ऐड हुआ है। फिर उसके बाद ई से आ गया डी, तो मैं डी पे गया और डी को मैंने क्या किया, मैंने स्टैक में ऐड किया और इसको मैंने नंबर दे दिया 6 का, क्योंकि मैंने इसको 6th नंबर के ऊपर जो है ना वो स्टैक के अंदर ऐड किया। अब डी से आगे कोई भी ऐसा नोड नहीं है जो अनविजिटेड हो, क्योंकि हमने जो ए है इसको हमने क्या नंबरिंग ऑलरेडी दी हुई है, तो नंबरिंग ऑलरेडी देने का मतलब ये है कि वो ऑलरेडी स्टैक के अंदर है, तो डी से आगे हम फिर ए के ऊपर नहीं जाएंगे। तो ये साथ में जो नंबरिंग देना था ये किस चीज की इंडिकेशन है कि हमने इसको ऑलरेडी विजिट कर लिया हुआ है। तो डी से हम बैक ट्रैक करेंगे ई के ऊपर, क्योंकि डी से आगे जाने का कोई भी रास्ता नहीं है, तो हम कहां पे जाएंगे, हम वापस ई के ऊपर जाएंगे। तो जब हमने इसको बैक ट्रैक किया तो हम साथ में क्या कर रहे हैं, इसको एक नंबर 7 दे के जाएंगे कि 6 के ऊपर यहाँ पे आए थे, 6 नंबर के ऊपर, और 7th पॉइंट के ऊपर जो है ना हमने इसको बैक ट्रैक किया, तो साथ में हमने क्या लिख दिया, 7 लिख दिया। तो स्टैक में से हम डी को निकाल रहे हैं और इसको हमने बैक ट्रैक किया, तो बैक ट्रैक करने के बाद इसको हमने कहां पे भेज दिया, आउटपुट के अंदर। फिर इसी तरह हम जो है ना वो ई से भी आगे कोई भी और नोड विजिट करने वाला नहीं है, एक ही था डी और डी को हमने विजिट कर लिया हुआ था, तो डी से भी हम बैक ट्रैक करके हम कहां पे जाएंगे, एफ के ऊपर, और इसको भी हम जाते हुए एक नंबर दे के जाएंगे। डी को 7 दिया था तो इसको हम कौन सा देंगे, 8 देंगे। तो फिर उसके बाद हम हमारा जो एफ है ये स्टैक में टॉप पे आ जाएगा और ई भी जो है वो यहाँ से आउटपुट में चला जाएगा, और आउटपुट हमारी क्या आ गई है, डी कामा ई। फिर उसके बाद हम यहाँ से एफ से भी बैक ट्रैक करेंगे, क्योंकि एफ से आगे हम किसी को विजिट नहीं कर सकते, और साथ में इसको हम जो बैक ट्रैक नंबर है जो कि हमारा 9 है वो हम साथ में देंगे। अब ये जो बैक ट्रैक के ये जो नंबर्स हैं ये हमें क्यों देना जरूरी है, ये 2 क्वेश्चंस है हमारे पास, टोपोलॉजिकल सॉर्ट, अगर वो इस क्वेश्चन का टोपोलॉजिकल सॉर्ट करने के लिए बोलता है, और साथ में अगर वो ये बोलता है कि आपने स्ट्रॉन्गली कनेक्टेड कंपोनेंट्स निकालने हैं, तो देन आपने क्या करना है, आपने सबसे पहले उसका डीएफएस करना है, और डीएफएस करने के बाद आपने क्या करना है, डीएफएस करने के बाद आपने ये जो नंबरिंग है ना ये लाजमी साथ में देनी है। नंबरिंग देने के बाद आप उसका टोपोलॉजिकल सॉर्ट भी कर सकते हो और स्ट्रॉन्गली कनेक्टेड कंपोनेंट भी कर सकते हो। ये दोनों हम कैसे करेंगे, इन दोनों के ऊपर जो है ना एक वीडियो जो है ना वो डेडिकेटेड अपलोडेड है कि हम टोपोलॉजिकल सॉर्ट क्यों करते हैं, ये भी उसके अंदर आंसर्ड है, और दूसरा ये कि करते कैसे हैं। उसके बाद ये कि स्ट्रॉन्गली कनेक्टेड कंपोनेंट जो है ना इसमें इसका मतलब क्या है और ये करते कैसे हैं, यूजिंग डीएफएस। तो डीएफएस को यूज करके, और खसूसन ये डीएफएस के अंदर जो है ना वो स्टैक के अंदर एंट्री की और फिर उसके बाद बैक ट्रैक की ये जो नंबरिंग है इसको यूज करके ये 2 क्वेश्चंस कैसे सॉल्व होंगे, इसकी वीडियो आप काइंडली एक दफा देख लीजिएगा। हो सकता है पेपर के अंदर इसी तरह का एक सिंपल सा ग्राफ दे, लेकिन वो आपको बोल दे कि टोपोलॉजिकल सॉर्ट को यूज करे डीएफएस को यूज करते हुए। अब डीएफएस को यूज करते हुए अगर उसने स्पेसिफिकली बोल दिया तो देन आपको ये नंबरिंग करके डीएफएस के जरिए उसको करना पड़ेगा, और स्ट्रॉन्गली कनेक्टेड कंपोनेंट तो इसके बगैर कभी भी सॉल्व नहीं हो सकती। इसके अंदर हम जो है ना वो इनवर्स ग्राफ जो है ना हम वो भी फाइंड करते हैं, तो वो सारी एक दफा देख लीजिएगा कि हम वो कैसे फाइंड करेंगे, तो काइंडली एक दफा ये देख लीजिएगा, हो सकता है वो पेपर में ये चेंज करके दे दे आपको। अब फिर उसके बाद हम सी पे आए थे, तो सी से भी बैक ट्रैक करके हम बी पे जाएंगे,
इसको भी साथ में इसका नंबर देंगे, और जब हम इसको बैक ट्रैक करेंगे सी को, तो साथ में हम इसको जो है ना वो आउटपुट के अंदर भी भेज देंगे। एफ से जब हमने बैक ट्रैक किया तो एफ को भी हमने आउटपुट में भेज दिया। फिर उसके बाद हम बी पे आए हैं बैक ट्रैक करके, तो बी पे जब हम आए हैं बैक ट्रैक करके, तो बी को भी उसका बैक ट्रैक का नंबर दे के उससे भी बैक ट्रैक करके हम कहाँ पे चले जाएंगे, वापस ए के ऊपर, और हम बी को भी क्या कर देंगे, आउटपुट के अंदर भेज देंगे। देन उसके बाद सबसे लास्ट में अब हमारे पास सिर्फ ए रह गया। अब और कोई भी नोड जो है ना वो विजिट करने वाला या बैक ट्रैक करने वाला नहीं है, तो हम ए को भी उसका बैक ट्रैक नंबर दे के उससे भी वापस निकल के हम ए को भी कहाँ पे भेज देंगे, आउटपुट के अंदर। और यहाँ पे हमारे पास जो इसकी आउटपुट है वो आ जाएगी डी ई एफ सी बी ए। तो इसकी आउटपुट जो है ना वो जो डी एफ एस की है, अगर आप ए से स्टार्ट ले रहे हो ना, तो ए तकरीबन मेरे ख्याल से सबसे एंड पे ही आएगा। ठीक है, हो सकता है किसी क्वेश्चन में कुछ चेंजिंग आए, लेकिन मुझे इतना श्योर है कि अगर आप ए से स्टार्ट ले रहे हो तो ए जो है वो सबसे एंड पे ही आपके पास आएगा। आई होप सो इस क्वेश्चन की आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। फिर उसके बाद हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन था। इस लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर हमें एक जो है ना वो ट्री दिया गया, बी एस टी का ट्री। अब अगर वो आपको बी एस टी का ट्री दे या फिर आपको वो एवीएल का ट्री दे, दोनों के अंदर से जो बेसिक डिलीशन का जो मेथड है ना, जो बीएसटी के अंदर है वही है, लेकिन एवीएल के अंदर साथ में फिर आपने क्या करके देना होता है, उसको बैलेंस भी करके देना होता है। तो डिलीट करने का मेथड सेम है, लेकिन एवीएल के अंदर फिर आपने डिलीट करने के बाद आपने वो सारे वो बैलेंसिंग फैक्टर्स निकाल के ये भी देखना होता है कि फिर इसमें अब कौन सी प्रॉब्लम बन रही है। देन प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करके आपने जो है उसको रोटेट करना होता है। और यहाँ पे मैं आपको वैसे एवीएल ट्री है नहीं, लेकिन मैं आपको ना ये बता देता हूँ कि अगर हमारे पास जो है ना वो नोड्स के अंदर आ रहा है +2 +1, तो ये हमारे पास एल एल प्रॉब्लम है। अगर हमारे पास आ रहा होगा +2 -1, तो ये हमारे पास एल आर प्रॉब्लम होगी। अगर हमारे पास आ रहा है -2 -1, तो ये हमारे पास होगी आर आर प्रॉब्लम। अगर हमारे पास जो है ना वो आ रहा है -2 +1, तो ये हमारे पास आर एल प्रॉब्लम होगी। अगर हमारे पास आ रहा है +2 0, तो ये हमारे पास एल एल प्रॉब्लम होगी। अगर हमारे पास आ रहा है -2 0, तो ये हमारे पास आर आर प्रॉब्लम होगी। तो ये 6 चीजें जो है ना ये आप याद रख लो। देन आप जब डिलीशन के अंदर आपके पास जो बैलेंसिंग फैक्टर्स आएंगे ना, तो इन वैल्यू से आपको याद हो जाएगा कि आपकी कौन सी प्रॉब्लम जो है ना वो ट्री के अंदर आ रही है। अब बीएसटी के अंदर डिलीशन कैसे होगी, सबसे पहले उसने बोला कि 20 को डिलीट करें। अब 20 हमारा क्या है, लीफ नोड है। तो अगर लीफ नोड है तो इजीली हम इसको डिलीट कर सकते हैं, सिंपली यहाँ से लिंक ब्रेक करें, यहाँ से इस नोड को खत्म कर दें, वो डिलीट हो जाएगा। देन उसके बाद वो बोल रहा है कि 30 को डिलीट करें। अब 30 जो है एक ऐसा नोड है जिसका एक चाइल्ड है। अब जिसका एक चाइल्ड है उसको डिलीट कैसे हम करेंगे कि उसके चाइल्ड के साथ उसको स्वैप करें, और स्वैप करने के बाद जो है ना उसको आप डिलीट कर दो। अब जैसे ही 30 और 40 को मैं आपस में स्वैप करूंगा, तो स्वैप करने पे मेरे जो ट्री की स्टेट है वो इंटरमीडिएट है, यानी अभी यहाँ पे इसकी जो बीएसटी की प्रॉपर्टी है वो होल्ड नहीं कर रही, क्योंकि 30 कभी भी 40 के राइट पे नहीं आता। तो खैर अब हमने क्या किया कि इनको स्वैप किया, स्वैप करने के बाद मैं इस 30 को, क्योंकि अब ये लीफ नोड बन गया, तो लीफ नोड बना के मैं इसको डिलीट कर दूंगा। देन उसके बाद मैंने डिलीट करना है 50 को। अब 50 हमारा एक ऐसा नोड है जिसके 2 चाइल्ड हैं। तो अगर किसी नोड के 2 चाइल्ड हो तो वहां पे हम 2 अप्रोचेस यूज कर सकते हैं, उन दोनों में से कोई एक आपने लाजमी यूज करनी है। तो अप्रोच 1 में क्या है कि हम जो लेफ्ट सब ट्री होगा ना, लेफ्ट सब ट्री के अंदर जो लार्जेस्ट वैल्यू होगी उसके साथ हम उसको रिप्लेस करेंगे। तो 50 के लेफ्ट सब ट्री के अंदर एक ही वैल्यू है, वही लार्जेस्ट कंसिडर की जाएगी। तो इन दोनों को हम क्या करेंगे, आपस में स्वैप करेंगे, और 50 कहाँ पे आ जाएगा, 40 के लेफ्ट के ऊपर आ जाएगा। और ये अब क्या बन गया, हमारा लीफ नोड बन गया। लीफ नोड बनने पे हम इजीली इसको डिलीट कर सकते हैं, और अब 50 को डिलीट करने के बाद हमारे पास ये ट्री बन के आ जाएगा। दूसरी अप्रोच ये है कि हम जो हमारा राइट सब ट्री है ना उसकी स्मॉलेस्ट वैल्यू के साथ उसको स्वैप करते। तो अगर 50 को हम उसकी राइट सब ट्री की जो है ना स्मॉलेस्ट वैल्यू के साथ स्वैप करते तो 50 ने 60 के साथ स्वैप होना था। तो 50 जब 60 के साथ स्वैप होगा तो हमारे पास ये ट्री बनेगा। 60 जो है वो रूट पे चला जाएगा और 50 यहाँ पे लीफ नोड पे आ जाएगा। तो देन उसके बाद हम क्या करेंगे, इस 50 को डिलीट करेंगे। डिलीट करने के बाद हमारे पास ये ट्री बन के आ जाएगा। आप एक दफा जो है ना वो BST का जो लेक्चर है ना वो देख लें, जिसके अंदर जो है ना उसका जो डिलीशन वाला पार्ट है खसूसन वो, वहां पे कुछ ऐसी एग्जांपल भी ली है कि जैसे 60 है ना, तो 60 को डिलीट करने पे वो जिसके 2 चाइल्ड है डायरेक्टली वो लीफ पे नहीं जा रहा, पहले वो एक ऐसी सिचुएशन में जा रहा है कि पहले वो सिंगल नोड में जाए, सिंगल नोड के बाद अगेन डबल पे जाए, डबल के बाद अगेन हम जो है उस दोनों अप्रोचेस में से कोई एक अप्रोच यूज करें और फिर वो बाद में उसके जो है ना वो लीफ पे जाए। तो थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस है उसके अंदर, तो एक दफा वो वाला लेक्चर जो है ना वो आप देख लो। फिर उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें हमने जो है ना वो मिडल नोड जो है ना फाइंड करना था। अब ये
क्वेश्चन कितना इजी है एक दफा मैं आपको पेपर के अंदर दिखाता हूँ, देन उसके बाद इसको सॉल्व करते हैं। अब हमें ये क्वेश्चन दिया गया जिसमें उसने हमें ये कोड ऑलरेडी तकरीबन दिया हुआ है, टेम्पलेट लिखी हुई है। यहाँ से हमने रिटर्न क्या करवाना है, एक नोड रिटर्न करवाना है और उसकी स्टेटमेंट भी है उसने खुद ही लिखी हुई है रिटर्न वाली। फिर उसके बाद लिखा हुआ है फाइंड मिडल, तो हमने जो यहाँ पे नोड पास होगा, अमूमन हेड नोड पास होगा, तो हमने क्या करना है कि उसके उस लिंक लिस्ट में से क्या करना है, हमने मिडल नोड फाइंड करना है। अब यहाँ पे वो बोल रहा है कि अगर तो हमारा जो हेड है वो नल पीटीआर, अगर लिंक लिस्ट एम्प्टी है तो जाहिर सी बात है क्योंकि यहाँ पे इसकी रिटर्न टाइप है तो कोई ना कोई वैल्यू तो इसने रिटर्न करवानी है। तो हम यहाँ से क्या रिटर्न करवा दे, नल पॉइंटर। नल पॉइंटर रिटर्न होने से हमें ये इंडिकेट हो जाएगा कि जो इस फंक्शन के अंदर लिंक लिस्ट पास की थी वो क्या थी, वो एक एम्प्टी लिंक लिस्ट थी। देन उसके बाद उसने दो पॉइंटर्स लिए, एक पॉइंटर का नाम है स्लो और एक का नाम है फास्ट। दोनों को उसने जो है ना हेड से इनिशियलाइज करवा दिया। अब सपोज करें हमारे पास एक लिंक लिस्ट है और इसके अंदर ये 5 नोड है। स्लो वाला जो है वो भी हेड को पॉइंट कर रहा है और जो फास्ट वाला पॉइंटर है वो भी क्या कर रहा है, हेड को पॉइंट कर रहा है। अब इन दोनों का नाम ही इंडिकेट कर रहा है, जो स्लो है वो पॉइंटर स्लो चलेगा और फास्ट वाला फास्ट चलेगा। अब जो फास्ट वाला पॉइंटर है ना, ये हर दफा 2 स्टेप लेगा और जो स्लो वाला पॉइंटर है ये हर दफा 1 स्टेप लेगा। तो अब फास्ट वाले को अगर हम 2 स्टेप आगे मूव करते हैं तो वो कहां पे चला जाएगा, इस नोड के ऊपर चला जाएगा क्योंकि उसने 2 स्टेप लेने हैं। और स्लो वाला जो है उसने क्योंकि 1 स्टेप लेना है तो वो इस नोड के ऊपर आ जाएगा। देन अगेन नेक्स्ट आइटरेशन में हम क्या करेंगे कि फास्ट वाले को अगेन 2 स्टेप आगे मूव करेंगे, तो फास्ट वाला पॉइंटर यहाँ पे चला जाएगा और स्लो वाला पॉइंटर अभी जो है वो यहाँ पे आएगा, ये इस नोड के ऊपर। और फिर उसके बाद अगेन हम क्या करेंगे, फास्ट को जो है वो 2 स्टेप आगे मूव करेंगे और 2 स्टेप आगे क्या है, नल है। तो फास्ट वाला पॉइंटर कहां पे चला जाएगा, नल के ऊपर चला जाएगा। और जैसे ही फास्ट वाला पॉइंटर नल के ऊपर जाएगा हम लूप को क्या कर देंगे, ब्रेक कर देंगे। और जैसे ही लूप हमारा ब्रेक होगा तो देन उसके बाद लूप से बाहर आके हम स्लो वाला पॉइंटर रिटर्न करवा देंगे। और स्लो वाला पॉइंटर कहां पे है, स्लो वाला पॉइंटर जो है हमारा वो मिडल नोड के ऊपर पहुंच चुका होगा। तो आई होप सो इसकी बेसिक लॉजिक आपको जो है ना वो समझ आ गई होगी। अब ये जो स्लो और फास्ट वाला पॉइंटर वाला ये जो कंसेप्ट है ना, ये हम इस लिंक लिस्ट के अंदर जो है ना वो लूप फाइंड करने के लिए भी यूज कर सकते हैं। अगर वो क्वेश्चन को चेंज करता है ना, कि क्वेश्चन को चेंज करके वो ये बोल देता है कि आपने जो है ना लिंक लिस्ट फाइंड करके देनी है, तो आपने सेम इंप्लीमेंटेशन रखनी है, एक स्लो वाला पॉइंटर लेना है, एक फास्ट वाला पॉइंटर लेना है। सेम ऐसे ही एक वाइल का नोड रखना है, वाइल का लूप लगाना है, जिसमें अगर जब तक हमारे फास्ट वाले पॉइंटर के अंदर नल नहीं आ जाता या फिर हमारे जो फास्ट से नेक्स्ट पे नोड है उसके अंदर नल नहीं आ जाता, तो इन दोनों सिचुएशन में हमने क्या करना है, हमने लूप को ब्रेक कर देना है। तो जैसे फास्ट जो है ना उसको ये नल के ऊपर 2 स्टेप आगे जाने की जरूरत ही नहीं पड़नी थी। जैसे ही वो फास्ट जो है ना इस लास्ट नोड पे आया था ना, तो लास्ट नोड के आने पे ही जो है ना यहाँ पे कंडीशन चेक हो जानी थी कि अगर फास्ट के नेक्स्ट के ऊपर जो है ना वो नल है तो उस केस में क्या हो जाए कि लूप ब्रेक हो जाए। तो ये 2 स्टेप उसे आगे जाना ही नहीं पड़ना था, ये जब वो लास्ट नोड पे था तभी लूप ब्रेक हो जाना था। अब ये कंडीशन लगेगी इसके अंदर और इस कंडीशन के अंदर हमने सिर्फ 2 स्टेटमेंट्स लिखनी है। एक तो हमने ये कि हमने स्लो वाले पॉइंटर को 1 स्टेप आगे मूव करना है, स्लो इज इक्वल टू स्लो एरो ऑपरेटर नेक्स्ट। दूसरा हमने जो फास्ट वाला पॉइंटर है उसको हमने 2 स्टेप आगे मूव करना है, फास्ट इज इक्वल टू फास्ट एरो ऑपरेटर नेक्स्ट, एरो ऑपरेटर नेक्स्ट। तो फास्ट वाला पॉइंटर जो है वो दो दफा नेक्स्ट होगा और स्लो वाला पॉइंटर 1 दफा नेक्स्ट होगा। तो मिडिल फाइंड करने के लिए सिर्फ इतनी सिचुएशन आएगी। लेकिन अगर आप फाइंड कर रहे हो ना, लूप फाइंड कर रहे हो, अब लूप का क्या मतलब है, सपोज करें हमारी ये एक लिंक लिस्ट है और जो यहाँ पे लास्ट वाला नोड है इससे इसका जो नेक्स्ट है वो ये सेकंड नोड को पॉइंट कर रहा है। तो हमारे पास एक क्या बन रहा है, लिंक लिस्ट के अंदर एक लूप बन रहा है। तो अब इस लूप को डिटेक्ट करने के लिए कि वो कौन से पॉइंटर के ऊपर है और क्या हमारी लिंक लिस्ट के अंदर लूप है भी, तो उसके लिए हम ये स्लो और फास्ट पॉइंटर को ही यूज करेंगे। स्लो वाला पॉइंटर जो है वो पहले यहाँ पे होगा और फास्ट वाला पॉइंटर जो है वो यहाँ पे होगा। फास्ट वाला 2 पॉइंट्स आगे मूव करके यहाँ पे जाएगा और जो स्लो वाला है वो 1 स्टेप आगे मूव करके यहाँ पे होगा। देन अगेन जो फास्ट वाला पॉइंटर है वो 2 स्टेप आगे मूव करेगा और जैसे ही वो 2 स्टेप आगे मूव करेगा तो वो ये कहाँ पे आ गया, इस स्लो वाले पॉइंटर के पास आ गया। अब एफ और एस दोनों अगर स्लो और फास्ट पॉइंटर जो है ना अगर दोनों सेम पॉइंटर के ऊपर सेम नोड के ऊपर आ जाएंगे ना, तो इसकी क्या इंडिकेशन होगी कि हमारे लूप के हमारी जो लिंक लिस्ट है उसके अंदर एक लूप है। और अगर लिंक लिस्ट के अंदर लूप होगा तो हमें उसका नोड का भी पता चल जाएगा, नोड कौन सा होगा जहां एस और एफ जो है ना वो दोनों जो है ना वो एक ही पॉइंट के ऊपर आ गए। तो वो कौन सा नोड है हमारा,
जहां से हमारा लूप शुरू हो रहा है, तो उसको हम क्या कर देंगे, रिटर्न करवा देंगे। अब यहाँ पे इसके अंदर हमने फिर एक साथ में ना एक्स्ट्रा स्टेटमेंट भी जो है ना वो लिखनी है। एक्स्ट्रा स्टेटमेंट ये होगी कि जब हमने स्लो को एक स्टेप आगे मूव किया और फास्ट को 2 स्टेप आगे मूव किया है, अगर हमारा जो स्लो है, स्लो इक्वल हो जाता है हमारा फास्ट के, अगर हमारा स्लो फास्ट के इक्वल हो जाएगा तो हम क्या रिटर्न करवा देंगे, स्लो को रिटर्न करवा देंगे। और ये हमें क्या इंडिकेशन मिल जाएगी कि हमारे लिंक लिस्ट के अंदर क्या है, एक लूप है। तो ये दोनों कोड सिमिलर है, इसमें थोड़ा सा आपने ध्यान भी करना है कि ये ना हो कि अगर आप ये साथ में ये वाली अगर सिंपली सिर्फ कंडीशन लगाने से जो है ना आपका सारा काम खराब हो सकता है। तो थोड़ा सा इसको ध्यान से भी करना है। मिडल और फाइंड करने का और लूप फाइंड करने का कोड ऑलमोस्ट सेम है सिवाय एक कंडीशन के। आई होप सो आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा। और ये जो है ना लूप फाइंड करने वाला, ये जो लूप फाइंड करने वाला ये जो कंसेप्ट है ना, इसका एक नाम भी है। अब फिलहाल मेरे वो ज़हन में नहीं आ रहा, तो वरना मैं वो आपको बता देता। तो ये आप अपनी एक असाइनमेंट समझ लो कि आप जो है ना उस एल्गोरिदम का नाम देख लो कि किसी भी लिंक लिस्ट के अंदर जो हमने कोई लूप फाइंड करना है ना, उस एल्गोरिदम का क्या नाम है। हो सकता है पेपर में उस एल्गोरिदम के नाम से ही वो पूछ रहे कि ये जो लिंक लिस्ट दी गई है इसके ऊपर जो है ना फलां एल्गोरिदम जो है ना वो अप्लाई करके दे दें। देन आप सोच में ना पड़ जाओ कि वो कौन सा एल्गोरिदम है। आई होप सो आपको ये पेपर जो है वो अच्छे से समझ आ गया होगा। हर क्वेश्चन की जो डिफरेंट पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं वो सारी की सारी मैंने आपके साथ डिस्कस की है, फ्रॉम फर्स्ट क्वेश्चन टू लास्ट। फर्स्ट क्वेश्चन जो टाइम कम्प्लेक्सिटी था उसमें अगर जे की वैल्यू 0 होती तो देन क्या होना था, इनफाइनाइट लूप चलना था। और लास्ट क्वेश्चन जिसके अंदर मिडल फाइंड करना है, जिसका कोड मिलता जुलता है हमारा लूप फाइंड करने से, उसकी भी पॉसिबिलिटीज बता दी हैं कि वो चेंज करके क्या हो सकती है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी हिट कर लें ताकि मजीद लेक्चर्स की अपडेट आपको मिलती रहे। शुक्रिया।